आखिर क्यों उनके प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है? ये जबरदस्ती गर्भवती करने के लिए उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। कैसे उन्हें आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है? क्यों उन्हें ऐसे केमिकल का इंजेक्शन लगाया जाता है जो इंडिया में बैन है? आखिर क्यों दूध पीना मांस खाने से भी ज्यादा गलत है? क्या होता है मेल बछड़े के साथ? क्या वो मीट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है? फेक बछड़े के पैकेट क्यों बनाए जाते हैं? गाय के सिंघों को बिना किसी एनेस्थेसिया के गरम लोहे से जला देते हैं। लगाना बहुत पेनफुल, पर ये कुछ भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेंगी कि कैसे गाय को सिर्फ फिजिकली नहीं इमोशनली भी टॉर्चर किया जाता है, कैसे उन्हें बेरहमी से कसाई खानों में काटा जाता है। आज बात करते हैं साइंस बिहाइंड मिल्क प्रोडक्शन, नहीं पेन बिहाइंड मिल्क प्रोडक्शन। आप देखेंगे तो उसको जबरदस्ती गर्भवती किया जाता है। लेकिन बछड़ा हुआ तो बछड़े का डेयरी इंडस्ट्री में तो कोई काम नहीं है। तो आर्टिफिशियली दूध कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती है और कौन सी एक्चुअली में गाय के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, जिसमें पहला है आर्टिफिशियल हार्मोन्स का इंजेक्ट करना फीमेल बॉडी के अंदर। अब एक गाय ऑलरेडी दूध दे रही है, उसमें दूध प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाने के लिए गाय को इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन इंजेक्शंस में एक केमिकल होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि एक बैंड केमिकल है और इंडिया में अलाउ ही नहीं है, इलीगल है, लेकिन फिर भी इतने सारे डेयरी फार्म्स इसे खुल्लम खुल्ला यूज कर रहे हैं। ये केमिकल उस दूध के थ्रू हमारी बॉडी में भी ट्रांसफर होता है और हमारी हेल्थ को खराब करने लगता है। ये इंजेक्शन दिन में लगभग 2 बार दिए जाते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता रहे, लेकिन इसमें गाय को बहुत ज्यादा पेन सफर करना पड़ता है, बिल्कुल लेबर पेन जैसा। अब क्योंकि इन गाय भैंसों को सुबह शाम दिन रात हमेशा बांध के रखते हैं सिर्फ 3 फीट की रस्सी से, इसलिए वो हिल डुल नहीं पाती और सारा गोबर पेशाब वही करती है। और फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग ना होने की वजह से वो एरिया बेसिकली इन्फेक्शन और जर्म्स का घर बन जाता है, जिसकी वजह से उन गाय भैंसों के अडल्ट्स में एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसे मैस्टाइटिस कहते हैं। इंडिया में 45% गायों को आज ये बीमारी है। अब आप ही बताओ, उनके एडल्ट्स में इस इन्फेक्शन की वजह से क्या किसान दूध निकालना बंद कर देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। दूध ही उनकी इनकम सोर्स है, तो रुकना मतलब नुकसान। इसलिए फार्मर्स इस मैस्टाइटिस के बाद भी दूध निकालना जारी रखते हैं। तो वो सारे इन्फेक्शन और जर्म्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं, आप ही सोचिए। यही का तो दूध है जो हमारे हर चाय के कप, कॉफी के मग और हर पनीर के क्यूब में डाला जाता है। अब गाय दूध कब देती है? जब वो बच्चा पैदा करती है। अब बच्चा पैदा करने के लिए पहले उनकी नेचुरल मीटिंग होती थी, लेकिन आज की डेट में गायों को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, मेल से आर्टिफिशियली सीमेन लेके फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब इसमें मेल को कैसे टॉर्चर करते हैं, तो उसके प्राइवेट पार्ट पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और उस शॉक की वजह से उसकी बॉडी सीमेन रिलीज करती है। और ये जबरदस्ती गर्भवती करने के लिए सांड में से जो सीमेन लगता है, वो ऐसे ही तो सांड में से सीमेन नहीं निकलता है, उसको शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट्स में शॉक देते हैं, वो गिर जाता है बेल, और तब जाके उसका सीमेन निकलता है। वो निकाल के गाय को उसके मर्जी के खिलाफ गर्भवती किया जाता है। उसके बाद इस सीमेन को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उसे प्रेग्नेंट करने के लिए। अब मिल्क प्रोडक्शन के दौरान क्या टॉर्चर होता है इसके ऊपर मैं आऊंगी, लेकिन 3 से लेकर 4 महीने के बाद उन्हें दोबारा प्रेग्नेंट करके दोबारा दूध निकाला जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है तब तक जब तक गाय बूढ़ी ना हो जाए और दूध देना बंद ना कर दे। ओवरऑल गाय एक दूध बनाने की मशीन बन गई है। अब जो उनका बच्चा होगा या तो वो मेल होगा या फीमेल। अगर फीमेल हो तो वो बड़ी होकर अपनी माँ की जगह ले लेती है। और क्योंकि मेल बछड़े डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम के नहीं, इसलिए उन्हें कसाई खाने कटने के लिए बेच दिया जाता है, या फिर उन्हें बीफ फार्म पर खिला पिलाकर बड़ा होने के बाद काटा जाता है। हालांकि स्लॉटर हाउसेस में गाय और उनके बच्चे को कैसे काटा जाता है और उनके ऊपर होने वाले सारे अत्याचारों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे प्रोसेस के दौरान होने वाले फिजिकल टॉर्चर, चाहे मेल हो या फीमेल, उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक बात, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे उसकी माँ से इंस्टेंटली 45 मिनट्स के अंदर अंदर अलग कर दिया जाता है। माँ जो होती है वो अपने बच्चे के लिए चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और रोती भी रहती है। कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है अपने बच्चे से दूर हो जाना। ऐसा दुख होता है जो शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। अब माँ तो माँ होती है ना, चाहे गाय हो या इंसान, तो क्या हमारा उसे इतना बड़ा दुख देना सही है? कोई भी माँ, इंसान हो या गाय, दूध तो अपने बच्चे के लिए देती है ना, पर उस बच्चे को तो दूध की एक बूंद नसीब नहीं होती, तो फिर वो दूध देती कैसे है? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन केवल एक तरीका है माँ से दूध निकालने का, लेकिन 2 और तरीके हैं जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज होते हैं। दूसरा तरीका है उनके पैरों को बांधना और बछड़े को थोड़े टाइम
टाइम के लिए खुला छोड़ देना ताकि वो अपनी माँ के पास आए और माँ अपने बच्चे को देखकर दूध प्रोड्यूस करे, और जैसे ही बच्चा दूध पीने लगे उसे वापस ले जाके दूर बांध देना ताकि सारा दूध फार्मर खुद निकाल सके, ताकि वो बछड़े के पेट की जगह हमारी प्लेट में आ सके। अब दूध निकालने का तीसरा तरीका, जिसे देखकर शायद आप बर्दाश्त भी ना कर पाओ, गाय के मरे हुए बच्चे का पैकेट बनाते हैं और उसे गाय के सामने रखते हैं ताकि गाय को लगे कि उसका बच्चा जिंदा है और दूध पीने आया है, ताकि वो दूध प्रोड्यूस करना स्टार्ट करे भले उसका बच्चा मर गया हो। तो इस प्रकार गाय की साइकोलॉजी के साथ भी खेला जाता है। अब इसी में अगर बात करें तो आर्टिफिशियली दूध निकालने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो थनों पर डायरेक्टली लगती है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। वो प्रोसेस भी अगेन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि उसमें जो टेथ और सेक्शंस होते हैं वो उनके थनों को रेड और सोर कर देते हैं, और कभी कभी वर्कर्स की केयरलेसनेस की वजह से वो ऑन ही रहती है, यानी दूध प्रोडक्शन बंद हो चुका होता है लेकिन फिर भी वो उनके थनों को आर्टिफिशियली खींचते रहती है। और इस मशीन के लगातार यूज करने से उन्हें अगेन बहुत सारी बीमारियां और इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि गाय भैंसों के सिंग होते हैं और ये सिंग एक्चुअली में जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी लेकिन इन सिंगों को भी आर्टिफिशियली काट कर निकाल दिया जाता है जिसे डिसहॉर्निंग कहते हैं, और इससे भी ज्यादा पेनफुल क्योंकि सिंग काट के निकाले जाएंगे तो दोबारा उग जाएंगे। इसीलिए जो सिंग निकलने के सेल्स होते हैं उनको गर्म रॉड से जला दिया जाता है ताकि सिंग दोबारा उगे ना। और बहुत सारे केसेस में इवन डॉक्टर्स के द्वारा भी जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस और ज्यादा पेनफुल हो जाता है। अब कैटल्स को कंट्रोल करने के लिए इनकी नाक से एक रस्सी बांधी जाती है जिसके लिए इनकी नाक के कार्टिलेज में आर्टिफिशियली छेद किया जाता है, नोज पर्सिंग की जाती है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। एक गाय अपने बच्चे के लिए 10 महीने में एवरेजली 1000 लीटर दूध जनरेट करती है, लेकिन आर्टिफिशियली प्रैक्टिसेस के द्वारा उनसे कई बार 10-10 हजार लीटर दूध भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारे केसेस में तो कैटल्स को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कोई साफ सफाई नहीं होती, ट्रक्स में भर के उनको एक ट्रक में डाल दिया जाता है, रखा जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं स्लॉटर हाउसेस क्या है, यहाँ गाय को कैसे काटा जाता है, क्यों काटा जाता है और क्या क्या होता है। इंडिया इस दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इंडिया इस दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर में से एक भी है क्योंकि डेयरी और बीफ इंडस्ट्री दोनों साथ चलती है। जो भी गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है वो मीट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाती है, यानी दूध के व्यापार की शुरुआत होती है व्यापारियों द्वारा जानवरों को खरीदने से। उसके बाद उन्हें हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि उनका दूध निकाला जा सके। इनमें पैदा होने वाले फीमेल बछड़ों को दूसरे व्यापारियों को बेच दिया जाता है और नर बछड़ों को कसाईयों को बेच दिया जाता है क्योंकि वो डेयरी उद्योग के किसी काम के नहीं। और कुछ साल बाद जिस जानवर को खरीदा था उसे भी बूढ़ा होने के बाद कसाई को बेच दिया जाता है। इसीलिए दूध पीना बीफ खाने से भी बुरा है क्योंकि बीफ उद्योग का एकमात्र कारण दूध उद्योग है। भारत में जितना भी बीफ बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है, जहाँ पर भी बिक रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दूध उद्योग के कारण। ये सारा मांस उन बूढ़ी गाय और मेल बछड़ों का है जो एक समय पर उनके मांस के लिए नहीं, उनके दूध के लिए पैदा किए गए थे। पूरी जिंदगी लोग इनसे दूध निकालते हैं, उसी से पैसे कमाते हैं, लेकिन बूढ़ी होने पर उन्हें रास्ते पर छोड़ देते हैं जहाँ ये दुर्घटना का शिकार होती है, बीमार पड़ती है और अंत में बिना कुछ खाए पिए बैठे बैठे ही मर जाती है, या फिर कुत्ते उसे जिंदा ही खा लेते हैं। और भैंसें भी मारी जा रही है बड़ी बेरहमी से। पूरी जिंदगी लोग इनका फायदा उठाते हैं और अंत में इन्हें भयानक मौत मिलती है। हम इंसान सच में इस धरती के सबसे सेल्फिश स्पाइसेस हैं जो अपने लालच, आराम और प्रॉफिट के लिए बेगुनाह जानवरों को मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो स्लॉटर हाउसेस का मतलब होता है कसाई खाने, जहाँ पे जानवरों को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है ताकि उनका मांस बेचा जा सके, खून बेचा जा सके। भारत में 110 से भी अधिक भैंसों के कसाई खाने हैं जो सरकार द्वारा अधिकृत हैं। के अलावा भी देश में कई सारे गैर कानूनी कसाई खाने हैं जिनकी संख्या कोई नहीं जानता, और ये सब ना लोगों का स्वार्थ है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है। जब तक गाय भैंसों से उनको फायदा होता है वो उन्हें रखते हैं, दूध खत्म होने के बाद कोई नहीं रखता, और फिर जाती है ये सारी गाय भैंस कत्ल के लिए। बहुत ही बुरी तरीके से ट्रकों में भर के ले जाते हैं मॉडर्न स्लॉटर हाउस। वहाँ उस भैंस के पैर में बेड़ी बांध देते हैं, एक पैर में, उसके बाद उसको एकदम झटके से ऊपर टांग देते हैं जिसकी वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। उसके बाद उसके ऊपर गरम उबला हुआ पानी डाला जाता है ताकि उसकी त्वचा थोड़ी हल्की हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे उसकी गर्दन काटना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हल्का उसको पूरा दर्द देके, क्योंकि उनको खून चाहिए होता है ताकि खून निकलता रहे, क्योंकि खून
खून भी वो बेचते हैं दवाई की इंडस्ट्री को। ये जो आप आयरन टॉनिक वगैरह लेते हैं ये सब उसी खून का बना हुआ होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो चमड़ा उतारना शुरू करते हैं जिंदा भैंस का। उसके बाद वो गाय या भैंस जो भी है मर जाती है। एक और तरीका है गाय या भैंस को मारने का, और वो ये है कि हथौड़े से उनके सिर पर तब तक मारते हैं जब तक उनका सिर पूरा फट ना जाए, सिर और शरीर पूरा फट ना जाए। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे मांस मीठा होता है, ऐसा उन्हें लगता है। और कुछ जगह पर रस्टेड ब्लेड या छुरी के साथ भी ये प्रोसेस की जाती है। पूरे 15 से 20 मिनट लगते हैं एक गाय को मरने के लिए। और कई बार गैर कानूनी तरीके से भी प्रेग्नेंट गायों को स्लॉटर किया जाता है। कई बार हमें कॉलेज की तरफ से अगर फार्म पे पॉसिबल नहीं है तो स्लॉटर हाउसेस में ले जाया जाता है पेरेंटल एग्जामिनेशन वगैरह के लिए। तो अगर हम उसके लिए जब जाते हैं तो जो एनिमल स्लॉटर होने जा रहे हैं हमें उन पे करने बोलते हैं। और उस टाइम पे हमें टीचर से बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अगर तुमने पेरेंटल एग्जामिनेशन के वक्त तुम्हें वो एनिमल प्रेग्नेंट समझा तो बताना मत। जो स्लॉटर हाउस ने उनको खरीदा है उन्होंने काफ़ी पैसे दिए उसके लिए, तो अगर वो एनिमल को हमने प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसको स्लॉटर नहीं कर पाएंगे और फिर उसको रखने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। ये चीज़ हमारे साथ जब हुआ था, जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था तो काफ़ी बुरा लगा था जब सर ने मना की कि नहीं कुछ बोलना था, नहीं तो कॉलेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ आने का वो बंद हो जाएगा। और शायद आप ये सुन ना पाओ पर कटने वाले जानवर से भी आखिरी बूंद दूध की नोच ली जाती है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर, और हम सब वो गर्व से पी जाते हैं सिर्फ कुछ सेकंड के टेस्ट के लिए। और हमारी ज्यादातर बीमारियां वहीं से शुरू होती है। क्या सच में तुम्हें दूध की जरूरत है? कोई भी कल्चर, कोई भी ट्रेडिशन और कोई भी टेस्ट इतना दर्द जस्टिफाई नहीं कर सकता। सरकारी डॉक्यूमेंट्स में यही कहते हैं कि भारत में गाय को मुख्य रूप से दूध के लिए और सेकेंडरी मांस के लिए रखा जाता है। हम 14 लाख टन ऑफ बीफ हर साल दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। 100 बात की एक बात बोली जाए तो डेयरी प्रोडक्ट खरीद कर हम पशु हत्या का समर्थन करते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ एक दो बुरे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, सभी जगह पर ये काम हो रहा है। और ये पता लगाने के लिए आपको मेरी बात मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके आसपास में या पहचान वालों में कोई भी दूध का व्यापारी हो उससे ये 3 सवाल पूछना। पहला, वो कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मान लीजिए 10 साल से कर रहे हैं। दूसरा, जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था तब उनके पास कितने जानवर थे? मान लीजिए 10 ही थे। तीसरा, आज उनके पास कितने जानवर है? टोटल किया जाए तो उन 10 जानवरों को 10 बार प्रेग्नेंट करने से उनके पास 100 जानवर होने चाहिए थे, जिसमें 50 मेल और 50 फीमेल होने चाहिए थे। हो सकता है उन्होंने फीमेल को दूसरे व्यापारियों को बेच दिया हो, पर फिर भी क्या उनके पास 50 मेल बछड़े और 10 बूढ़ी भैंसें हैं? नहीं। आपको जवाब मिलेगा कि उनके पास 10, 15, 20 जवान भैंसें हैं दूध देती हुई, और मुश्किल से 1-2 मेल बछड़े मिल जाएंगे, वो भी तब जब उनका भैंसों को प्रेग्नेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। सच ये है कि जो व्यापारी आपको उन गाय भैंसों का दूध ला कर देते हैं वही लोग बूढ़ी होने पर उन्हें कसाई को बेच देते हैं। तो इस सबसे क्या समझ आता है? भारत में बीफ का धंधा बिना बूढ़े जानवरों और नर बछड़ों को मारे हो ही नहीं सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग इस सबका सॉल्यूशन है कि हमें इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन प्रोडक्ट्स की डिमांड करते रहेंगे ये सिस्टम चलता रहेगा। जिस प्रकार मांस खाने पर हम मासूम जानवरों पर होने वाले अत्याचार का समर्थन करते हैं, ठीक उसी प्रकार दूध पीकर हम उस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं जो हर साल 3.5 करोड़ जानवरों को मारती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूध पीना छोड़ दिया तो हालात और बिगड़ जाएंगे, गाय सड़क पर आ जाएंगी, तो आप ये अच्छे से समझ लीजिए कि हालात जितने बुरे से बुरे हो सकते हैं वो अभी ही हैं। रोज 1 लाख जानवर मरे जा रहे हैं जो एक समय पर दूध बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है? और जो लोग सोचते हैं ना कि हमारे दूध पीना छोड़ देने से ऐसा होगा वैसा होगा, उसे सही मान लेने से पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आपके दूध पीते रहने पर क्या होगा, और इसका जवाब है कि रोज 1 लाख जानवर मरते रहेंगे। ओवरऑल इस वीडियो का मोटिव था कि मैं मिल्क इंडस्ट्री की रियलिटी आप सबको बता सकूं, और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। तो आपका 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ऐसे ही और अवेयरनेस वाले वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट करके बताना आपकी ओपिनियन, क्या लगता है आपको, क्या हमें डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम करनी चाहिए या नहीं? थैंक्स फॉर वॉचिंग।